हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन कंसेप्ट को करेंगे और साथ साथ प्रोसेस भी करेंगे। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर में करना है। सारे के सारे हेडिंग्स एक ऑर्डर में लर्न किए जाते हैं। आजकल एग्जाम में प्रोसेस को पूछने का एक नया ट्रेंड आ गया। रादर देन कि वो पूरा प्रोसेस आपसे पूछे, वो ये पूछते हैं कि उस प्रोसेस के स्टार्टिंग के 2 हेडिंग्स कौन से हैं, या कोई केस दे के पर्टिकुलर हेडिंग पूछेंगे, या लास्ट के 2 या 3 हेडिंग्स पूछे जाएंगे। Now the first question is explain organizing. To illustrate the concept of organizing, consider a manufacturing company. Organizing का concept समझने के लिए हम लोग एक manufacturing company को लेते हैं that produces electronic gadgets, और जो कंपनी है वो electronic gadgets को produce कर रही है। In this organization, the organizing function involved, और ये एक जो हमारी फैक्ट्री है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग के कुछ फंक्शंस हो रहे हैं। वो क्या क्या है? क्रिएटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। रिसर्च का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, फाइनेंस का अलग है। ईच डिपार्टमेंट हैज ए स्पेसिफिक रोल एंड इंडिविजुअल्स विद इन ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक रोल है। लाइक रिसर्च का काम है नए नए डिजाइंस का रिसर्च करना, नए नए इन्वेंशंस करना। प्रोडक्शन का काम है बहुत अच्छे ढंग से प्रोडक्शन करना। मार्केटिंग नई नई टेक्निक्स को लेकर आना मार्केटिंग के लिए। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना रूल है एंड इंडिविजुअल्स विद इन ईच डिपार्टमेंट हैव क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हर एक डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को करने की। द डिवीजन ऑफ लेबर इंश्योर दैट एक्सपर्ट्स हैंडल स्पेशलाइज्ड टास्क। अब ये जो काम हमारा डिवाइडेड है, इसमें जितना भी डिवीजन ऑफ वर्क है ये इस बात को इंश्योर करता है कि हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो स्पेशलाइज्ड टास्क को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करें। जैसे इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन प्रोडक्शन डेवलपमेंट, जितने भी इंजीनियर्स हैं उनका काम है प्रोडक्ट को डेवलप करना। मार्केटियर का कंसंट्रेशन है प्रमोशन करना किसी भी प्रोडक्ट का। द हायरार्किकल एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, और पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिपोर्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया गया। मतलब कौन बॉस को अपनी रिपोर्ट करेगा, अपनी प्रॉब्लम किसे बताएगा और किसका ऑर्डर फॉलो करेगा, रिसोर्सेज कहां से उसको मिलेंगे। विद मैनेजर्स ओवरसीइंग देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। तो अगर आप देखिएगा इस जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो ऑर्गेनाइजिंग है ये एक नंबर ऑफ फंक्शंस का ग्रुप माना जाता है। मतलब एक आदमी तो सारे काम कर नहीं सकता। अब इसी को हम किसी दूसरे एग्जांपल में भी लेते हैं। कंसीडर ए रिटेल कंपनी दैट स्पेशलाइज्ड इन सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। हम एक रिटेल कंपनी देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बेचने में एक्सपर्ट है। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इन दिस कंटेक्स्ट इन्वॉल्व सेवरल एस्पेक्ट। अब इसके अंदर जो है हमारे अलग अलग एस्पेक्ट है। फॉर एन एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज आर ऑर्गेनाइज इनटू वेरियस डिपार्टमेंट। तो हमारा सबसे पहला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है काम को डिवाइड करना। लाइक इस ऑर्गेनाइजेशन में सेल, मार्केटिंग, फाइनेंस और कस्टमर सर्विसेज, ये सारे के सारे हमारे काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। ईच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक टास्क। अब यहां पर सेल को जो काम दिया गया वो अपने काम के लिए पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबल है। The sale department focuses on selling product while the finance department manages financial activities. अब सेल डिपार्टमेंट का काम है सिर्फ और सिर्फ सेल को देखना और फाइनेंस का काम है फाइनेंस को फोकस करना। हिरार्की, कंपनी हैज अ क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की। कंपनी ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है। टॉप, मिडिल, लोअर, एक इस टाइप से डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर्स बनाए हैं। एट द टॉप देयर इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओवरसीइंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम देख रहा है। द हिरार्की देन फ्लोज डाउन थ्रू द मैनेजर्स इन ईच डिपार्टमेंट। अब वहां पर नीचे नीचे एक एक डिपार्टमेंट आता जा रहा है। थोड़ा सा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बाद जितने भी मैनेजर्स हैं वो डिपार्टमेंटल वाइज हैं, जैसे सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। दिस एस्टैब्लिशेस अ चेन ऑफ कमांड। मतलब आप ये मान के चलेगा टॉप के नीचे आपके मिडिल वाले आ रहे हैं, तो ये एक तरीके से चेन ऑफ कमांड को बता रहा है। कोऑर्डिनेशन, अब आपको क्या लगता है कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को डिवाइड कर दिया, रिपोर्ट बना ली, हिरार्की स्ट्रक्चर हो गया, क्या वहां पर हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं एक दूसरे को तो कोऑर्डिनेट करेंगे। टू एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। एक स्मूथ ऑपरेशन के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है।
फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोलैबोरेट्स विद द सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग को सेल के साथ कोलैबोरेट करना है टू अलाइन प्रमोशनल एक्टिविटीज, ताकि सेल के टारगेट को पूरा करने के लिए वो प्रमोशनल एक्टिविटीज को अलाइन कर सके। दिस कोऑर्डिनेशन इंश्योर दैट एफर्ट्स आर सिंक्रोनाइज्ड टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन है उसके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज किया गया अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम अचीव। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, विद इन ईच डिपार्टमेंट मैनेजर्स डेलीगेट अथॉरिटी, हर एक डिपार्टमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देते हैं नीचे। फॉर एन एग्जाम्पल सेल मैनेजर में डेलीगेट स्पेसिफिक सेल टारगेट टू इंडिविजुअल सेल रिप्रेजेंटेटिव, यहां पर सेल मैनेजर ने टारगेट को सेल पर्सन पे ट्रांसफर कर दिया। दिस डेलीगेशन एम्पावर्स एम्प्लॉइज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक तरीके से हम समरी में कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग इन दिस रिटेल कंपनी इन्वॉल्व स्ट्रक्चरिंग द वर्कफोर्स, कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग हम बात कर रहे हैं रिटेल कंपनी में, उसमें वर्कफोर्स को एक इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है जिसमें उनका रोल बहुत क्लियरली डिफाइन है। एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर हियरार्की, यहां पर कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो भी बताया गया है। कोऑर्डिनेट किया गया एक्टिविटी को और अथॉरिटीज को डेलीगेट किया गया। बट ऐसा क्यों होता है? बड़ा एक कॉमन सी पॉइंट है, एक आदमी अकेले सारे काम कभी भी नहीं कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे पीपल होते हैं, तो उन सबको एक सिस्टमेटिक तरीके से वर्क अलॉट करना, जॉब डिस्क्रिप्शन देने, ये सब चीजें हमारी ऑर्गेनाइजिंग में आती है। थिंक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए स्कूल इवेंट, ये हमारा थर्ड एग्जांपल है। आप सोचिएगा आप एक स्कूल के इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। यू नीड टू असाइन टास्क टू पीपल, आपको क्या करना है, अब उस इवेंट में बहुत सारे अलग अलग काम है। फॉर एन एग्जांपल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी है, टिकट्स का सेल करना भी है, डेकोर भी है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी, बहुत सारे अलग अलग काम है। मेक श्योर एवरीवन नोज देयर रोल, अब आपकी टीम में जितने भी मेंबर हैं, ये काम आपका है एज ए मैनेजर कि आपके टीम के सभी मेंबर्स को अपना अपना रोल पता हो। एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज वाइजली टू मेक द इवेंट सक्सेसफुल, और जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, लैंड, मनी, एक प्रॉपर उनका यूज किया जाए ताकि टारगेट अचीव हो सके। सो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग एक वो प्रोसेस होता है दैट इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जहां पर आप अपने सोचे हुए प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स को क्लियर करके, एंड वर्किंग रिलेशनशिप, एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट। और अल्टीमेटली आप अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करते हैं कि जो भी आपके रिजल्ट्स हैं वो आप अचीव कर सके। Organizing can be defined as a process that initiate implementation of plan by clarifying jobs and working relationship and effectively deploying resources for attainment of identified and desired result। ये आप पूरा का पूरा मीनिंग जो है अपने आंसर स्क्रिप्ट के अंदर, अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख कर आएंगे, एंड एग्जामिनर विल रिवॉर्ड यू, इवेल्युएटर विल रिवॉर्ड यू द फुल मार्क्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो किसी भी प्रोसेस के अंदर हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, तो यहां पर ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर आपके पास 4 स्टेप्स हैं। यहां पर अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की, तो उसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आप एक एग्जांपल लीजिएगा, इन ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल फेयर टास्क लाइक फूड, डेकोरेशन एंड टिकट्स आर आइडेंटिफाइड एंड डिवाइडेड। आपको स्कूल का कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, आपने देखा उसमें बहुत सारे काम है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना टीम मेंबर्स को, गेस्ट को, डेकोरेशन का काम है, और टिकट्स को सेल करने का काम है। जो कैश है उसका होल्ड किस आदमी को देना है ये भी सोचना है। तो आपने क्या करा, इस तरीके से बहुत सारे काम जो हैं अपने इवेंट के अलग अलग डिवाइड कर दिए। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन द वर्क अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड प्लान। अब होता क्या है कि आपका सबसे पहला काम होता है कि आपके पास जो भी इवेंट है आप उसके कामों को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर दें। दिस हेल्प अवॉइडिंग डुप्लीकेशन एंड एंश्योर अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क। अब होगा क्या, आपने टिकट सेल का काम एक अपने टीम मेंबर को दिया है, मिस्टर एक्स को, आपने उन्हें टिकट बेचने का काम दिया और पैसे को होल्ड रखने का काम दिया, तो आप मिस्टर एक्स को कोई दूसरा काम नहीं देंगे। ऐसे मिस्टर वाई जो है वो पूरा का पूरा फूड को संभाल रहे हैं। अब आपको पता है वाई का काम है फूड को लेकर आना, टीम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, गेस्ट के लिए फूड टेबल्स लगवाना, डेकोरेशन का काम आपने मिस्टर जेड को दिया है। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा काम जो है अलग अलग लोगों के अंदर डिवाइड करने के बारे में सोचा। इससे क्या होगा, जब काम आप डिवाइड करने के बारे में सोचेंगे, काम को अलग अलग हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, तो आपका डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन
डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिमिलर एक्टिविटीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू डिपार्टमेंट्स फॉर एफिशिएंट हैंडलिंग। आपने ये देखा कि फूड जो है 3 तरीके से बन रहा है। मॉर्निंग के अंदर स्नैक्स होंगे, देन उसके बाद लंच है और शाम को टी टाइम है। एक बहुत बड़ा इवेंट है तो नेचुरली वहां पर 3 मील सर्व करी जा रही है। तो आपने क्या करा, इन तीनों मील को एक डिपार्टमेंट बना दिया, फूड एंड बिवरेजेस डिपार्टमेंट। और आपने क्या करा, जितनी भी फूड से रिलेटेड आइटम्स हैं या एक्टिविटीज है, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट है, लंच है, इवनिंग टी है, वो सारे के सारे आपने फूड एंड बिवरेजेस डिपार्टमेंट के अंदर कर दिए। फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, स्ट्रीमलाइनिंग द वर्कफोर्स। इससे क्या हुआ, एक व्यक्ति जो एक ही डिपार्टमेंट को बहुत सालों से देखता आ रहा है वो कहीं ना कहीं उस काम में सुपर एक्सपर्ट हो जाता है। डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड ऑन क्राइटेरिया। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डिपार्टमेंट्स को अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ हम लोकेशन के हिसाब से करते हैं, नॉर्थ डिपार्टमेंट, साउथ डिपार्टमेंट, कभी कभी हम प्रोडक्ट के हिसाब से करते हैं, क्लोथ्स के हिसाब से अलग डिपार्टमेंट बना दिया, कॉस्मेटिक्स का अलग बना दिया। नाउ द नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। देखो, आपने ऑर्गेनाइजिंग में काम को आइडेंटिफाई करा, उसके स्मॉल पीसीस किए, उसके बाद एक जैसी एक्टिविटीज एक ही हेड के अंदर डाल दी, वो क्या बन गया हमारा एक डिपार्टमेंट, उनको एक जगह ग्रुप कर दिया। अब डेफिनेटली उस काम को करने की ड्यूटी भी आप किसी को देंगे। ईच कमेटी इन द स्कूल फेट, चाहे वो फूड है, डेकोरेशन है, इज असाइंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने स्कूल के इवेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लिए, फूड डिपार्टमेंट अलग है, डेकोर डिपार्टमेंट अलग है, और उसका काम आपने एक न एक हेड को दे दिया। जरूरत पड़ी तो हेड के अंडर में 3-4 टीम मेंबर्स भी दे दिए। क्लियरली डिफाइनिंग द वर्क फॉर डिफरेंट पोजीशंस एंड एलोकेटिंग टास्क बेस्ड ऑन स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। अब होता क्या है, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है वो सामने एम्प्लॉयज की या टीम मेंबर की कॉम्पिटेंसी और एक्सपर्टीज के हिसाब से डिवाइड करते हैं। एंश्योर इफेक्टिव परफॉर्मेंस बाय मैचिंग जॉब नेचर विद इंडिविजुअल एबिलिटीज। अब होता क्या है कि आपका जो मैचिंग जॉब नेचर है वो आप सामने वाले आदमी की एबिलिटीज के हिसाब से हो। फॉर एन एग्जाम्पल, एक आदमी एमबीए इन मार्केटिंग है और एक आदमी एमबीए इन फाइनेंस है, तो मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का डिपार्टमेंट देना और फाइनेंस वाले को फाइनेंस का डिपार्टमेंट देने से ही आउटपुट बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट आएंगे। एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्ट रिलेशनशिप। अब देखो, सीधी सी बात है, आप लोगों ने एक काम को आइडेंटिफाई करा, उसके बाद आपने उसके डिपार्टमेंट्स बना दिए, डिपार्टमेंट्स को हैंडओवर भी कर दिया अलग अलग टीम मेंबर्स में, मगर वो काम सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके लिए आपको अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। In the school fed organization, individuals in charge of each committee have the authority and clear report relationship are established. इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए आपको ट्रक से उतार कर बुक्स लाइब्रेरी में स्कूल में रखवानी है और आपके पास 12 मेंबर्स हैं। तो आप देखेंगे अगर आपने उनको कोई भी टास्क प्रॉपरली असाइन नहीं करा, उनका कोई हेड नहीं बनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं करी, तो 12 में से कोई एक बुक लेकर जा रहा है, कोई शेल्फ में रख रहा है, कोई सिर्फ ट्रक से नीचे उतार के रखे, मतलब काम बहुत ज्यादा मैसी सा हो जाएगा। आपने क्या करा, यहां पर टीम बनाई 10 आदमियों की, 2 आदमी ट्रक से सामान अनलोड करेंगे, 4 आदमी ट्रक से सामान लाइब्रेरी तक लेकर आएंगे और 4 आदमी उस सामान को लाइब्रेरी के अलग अलग शेल्फ में रखेंगे। बाकी बचे हुए 2 आदमी जो हैं उन सब 10 के 10 आदमियों को वॉच करेंगे कि वो काम सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो 10 मेंबर काम कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी बचे हुए 2 मेंबर्स पूरा करेंगे। बियॉन्ड एलोकेटिंग वर्क, इट्स क्रूशियल टू एस्टैब्लिश क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग। काम को जब हम एलोकेट कर देते तो उसके बाद हमारा सबसे क्रूशियल टास्क होता है अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को मेंटेन करना। क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड प्रमोट कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। जब हम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, तभी हमारा कहीं ना कहीं एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और काम जो है बहुत इफेक्टिवली पूरा होगा। क्योंकि सुपरवाइजरी लेवल को पता है कि मेरे को रिसोर्सेज मिडिल से मिलेंगे और रिपोर्टिंग भी मिडिल को करनी है। मिडिल को पता है कि मुझे टॉप लेवल की प्लानिंग्स को सुपरवाइजरी तक पहुंचाना है और सुपरवाइजरी की प्रॉब्लम्स को टॉप तक पहुंचाना है। तो ये जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप होता है ये काम को बहुत इफेक्टिवली करने में हेल्प करता है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजिंग की, तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को आइडेंटिफाई करा, डिवाइड करा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को मेंटेन करा। तो उसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। In a factory, workers specializing in assembling line, specific components become highly efficient. आपने एक फैक्ट्री के अंदर असेंबली लाइन डिपार्टमेंट बनाया, उसके अंदर सिर्फ वर्कर्स वो रखे हैं जो पिछले 10 साल से इसी काम को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता वो अपने ही काम में सुपर एक्सपर्ट हो जाएंगे? सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स रिड्यूस वर्कलोड। अगर काम को हम सिस्टमेटिकली डिवाइड करेंगे तो वर्कलोड कम हो जाएगा, क्योंकि एक एम्प्लॉय एक ही वर्क लेगा, मल्टीपल वर्क एक एम्प्लॉय के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंड एनहेंसेस प्रोडक्टिव थ्रू स्पेसिफिक वर्कर परफॉर्मेंस स्पेसिफिक टास्क रेगुलरली। और सबसे बड़ी बात है, एक ही एम्प्लॉय बार बार एक काम करता जा रहा है, वो अपने काम में एक्सपर्ट होगा, वेस्टेज कम होगी और टारगेट जल्दी अचीव होंगे। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इन ए कंपनी, नोइंग हु रिपोर्ट टू हुम रिमूव एम्बिग्यूटी। एक कंपनी के अंदर आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जहां पर हर एम्प्लॉय को पता है कि मेरा बॉस कौन है, मुझे रिसोर्सेज कहां से अरेंज होंगे और अपनी प्रॉब्लम्स किसके आगे रखनी है और किसके ऑर्डर को फॉलो करना है। इस तरीके से कंपनी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, काम बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा। एंश्योरिंग स्मूथ इंफॉर्मेशन फ्लो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन। एस्टैब्लिशिंग क्लियर वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाइज कम्युनिकेशन। जब आप एक ऑर्डर बनाते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, और उनका एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लाइन क्लियर होती है। सबको पता होता है मेरा बॉस कौन है, मुझे प्रॉब्लम कहाँ देनी है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे। डिफाइंड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्रिएटिंग अ हिरार्किकल ऑर्डर। और इसके लिए किसी भी कंपनी को एक हिरार्किकल ऑर्डर डिजाइन करना पड़ता है, जिसमें टॉप, मिडिल, सुपरवाइजरी सब डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं एज पर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, असाइनिंग टास्क टू इंडिविजुअल प्रिवेंट कंफ्यूजन। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वहां पर आपने काम बहुत अच्छे ढंग से सिस्टमेटिकली डिवाइड किया है, तो कहीं ना कहीं उनमें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, मिनिमाइजिंग वेस्टेज होगी और ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा। प्रॉपर जॉब असाइनमेंट, अवॉइड ओवरलैपिंग। अगर काम को सिस्टमेटिक ढंग से हमने बांट रखा है तो ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी। मतलब एक ही आदमी एक काम को लेगा, ना कि एक आदमी के ऊपर बहुत सारे काम आएंगे, एक एम्प्लॉय को ओवरबर्डन किया जाएगा मल्टीपल काम से, मल्टीपल जॉब से। एंश्योरिंग द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। देखो, अगर आप काम को सिस्टमेटिकली डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली आप मटेरियल, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स इन सबका एक प्रॉपर यूज कर रहे हैं। अडेप्टेशन टू चेंजेस। आप खुद सोचिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने एक टीम बना रखी है, बट वो नई नई फिलॉसफीज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। आपको क्या लगता है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। A flexible organizational structure allows a business to adjust to make shift, ensuring survival and growth. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होगा कि वो हमेशा डायनेमिक होना चाहिए, आने वाले चेंजेस को वो इजीली अडेप्ट करे, उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट के थ्रू एक्सेप्ट करे। ऑर्गेनाइजिंग अलाउज एंटरप्राइजेस टू एकोमोडेट चेंजेस। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जितने भी चेंजेस हैं उन्हें एक्सेप्ट करे बाय मॉडिफाइंग इट्स स्ट्रक्चर। अगर जरूरत पड़े तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिएगा आज के डेट में जितने भी हमारे ग्रोसरी शॉप्स हैं, वो कहीं ना कहीं बिग बाजार या रिलायंस फ्रेश जैसे एक बड़े स्केल पर हो गए हैं। उन्होंने अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लेकर आए, डायनेमिक हो गए हैं, अब ट्रेडिशनल वाला कंसेप्ट कम हो गया है, ठीक है ना। एंश्योरिंग स्मूथ ट्रांजिशन, और इससे क्या हो गया, जैसे जैसे वो अपडेट हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स बहुत स्मूथ होती जा रही है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन एन ऑफिस, क्लियरिंग वर्किंग रिलेशनशिप एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। एक ऑफिस है जहां पर हर एक को अपना काम पता है, क्या करना है, उनको अपने बॉस और अपने बीच के रिलेशंस पता है कि उन एम्प्लॉय का बॉस कौन है, हेड कौन है, कौन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, रिसोर्सेज कहां से मिलेंगे। एनेबल एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। इससे क्या होगा, जब जॉब हमें क्लियर होगी, वर्किंग रिलेशन क्लियर होगा, तो हमारा टास्क बहुत ही एफिशिएंट होगा। स्ट्रीमलाइनिंग मैनेजमेंट हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देगा। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन। देखो, सीधी सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर होता है। एवरीबडी नोज मैं किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूं और मुझे क्या करना है।
अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन, इससे एक तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और डुप्लीकेशन भी खत्म हो जाता है, लीडिंग टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, रिमेंबर पर्सोनल का मतलब यहां पर होता है एम्प्लॉयज से, एक वर्ड होता है पर्सनल, ये वर्ड है हमारा पर्सोनल, दैट मीन्स एम्प्लॉयज। डेलीगेटिंग रूटीन टास्क टू सबऑर्डिनेट अलाउज मैनेजर टू एक्सप्लोर न्यू मेथड। सपोज करिए एक मैनेजर बहुत ओवरबर्डन है, उसके ऊपर बहुत सारा काम है, रोज वो जब ऑफिस में आता है, नंबर ऑफ फाइल्स हैं, बहुत सारी विजिट्स हैं, मीटिंग लेनी, तो बहुत सारे काम उसको करने पड़ते हैं। अब मैनेजर ने इसका एक सबसे अच्छा रूट क्या निकाला, अपने नीचे कुछ पीए रखे और उनको अपना काम ट्रांसफर कर दिया। यहां पर मैनेजर ने सिर्फ काम ट्रांसफर करा है, ना कि पावर ट्रांसफर करी है। तो इससे क्या हो गया, मैनेजर अपना बर्डन नीचे ट्रांसफर कर रहा है, इसके बाद मैनेजर के पास जो टाइम बचेगा वो कोर एक्टिविटीज में लगाएगा। कहीं ना कहीं ये जो मेथड होगा फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, जब मैनेजर अपनी नीचे वाली टीम को काम देगा, अपना वर्कलोड ट्रांसफर देगा, तो नीचे वाली टीम भी नए नए क्रिएटिव आइडियाज लेकर आएगी काम को फास्ट करने के लिए, और वहां पर एक इनोवेटिव वर्क कल्चर तैयार होगा। स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी एज इफेक्टिव डेलीगेशन, अगर हम बात करते हैं डेलीगेशन के मतलब काम को नीचे ट्रांसफर करने की, तो कहीं ना कहीं वो एक क्रिएटिविटी को भी डेवलप करता है। अलाउज मैनेजर टू फोकस ऑन इनोवेशन एंड ग्रोथ, और उसके बाद मैनेजर के बाद जितना भी टाइम बचता है वो या तो इनोवेशन और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर खर्च करता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अ सक्सेसफुल कंपनी कैन एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन एट न्यू डिपार्टमेंट। एक बहुत ही कामयाब कंपनी है, वो अपने ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, नए नए डिपार्टमेंट बना रही है और डाइवर्सिफाई कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को। अब वो टाइम के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई क्यों कर रही है, ताकि कस्टमर बेस ना टूटे, जो कस्टमर्स हैं उनको नई नई चीज़ें मिलती रही और क्लाइंटेज मेंटेन रहे। enables growth and diversification by deviating from existing norms and taking the new challenges। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कब पॉसिबल है, जब वो नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। तो अगर हम इन इंपॉर्टेंस की समरी की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर ब्रिंग ऑर्डर रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजर हर एक चीज ऑर्डर में करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करता है, एंड क्रिएट एन एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू टीम वर्क फोस्टरिंग बोथ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। और एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करता है जहां पर टीम वर्क हो, स्टेबिलिटी हो और ग्रोथ हो। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने 3 टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से समझे, मीनिंग, प्रोसेस और इंपॉर्टेंस। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, एग्जाम में ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।